हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आरपीटी एंड करियर में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, ये एक स्पेशलाइजेशन है जो कि एमबीए में कराई जाती है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आप में से एमबीए करने का प्लान कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि सर यार मैं ऑपरेशंस में करता हूँ, ऑपरेशंस में क्या रह सकता है, ऑपरेशंस में कैसा करियर रह सकता है, क्या आपको पढ़ने को मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जॉब्स के कैसे एरिया रहेंगे, ठीक है, फीस, सैलरी, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एक एक करके स्लाइड्स आती रहेंगी, सारी डिटेल्स में डिस्कशन होगा। और अगर आप बाकी की किसी स्पेशलाइजेशन के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमने बहुत सारी स्पेशलाइजेशन के बारे में रिव्यूज़ दे रखे हैं, अच्छे से मतलब समझा रखा है कि उसमें आपको क्या पढ़ने को मिलता है, सारा सिलेबस फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी हैं। आप चाहो तो इन वीडियोज़ को भी देख सकते हो। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं ऑपरेशंस की। देखिए, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज फोकस ऑन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ प्रोडक्शन। इसका मेन फोकस होता है कि जो भी मान लो कोई प्रोडक्शन कंपनी है या फिर कोई सर्विस कंपनी है, अगर सर्विस कंपनी है तो उसके पूरे का पूरे जो सर्विस इंडस्ट्री है उसका फंक्शनिंग, जो सप्लाई चेन से लेके पूरे लास्ट पॉइंट तक, कस्टमर तक जो सिस्टम बैठा हुआ है उसका अच्छे से फंक्शनिंग होता रहे, मतलब अच्छे से काम चलता रहे। कोई अगर टेक्निकल इशू आए तो टेक्निकल इशू रिजॉल्व किया जाए, कोई अगर डॉक्यूमेंट इश्यूज़ आए तो डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज़ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है किसी एम्प्लॉय की या फिर कस्टमर की, वो रिजॉल्व करी जाए। तो ये मेन फोकस होता है एक ऑपरेशन मैनेजर का या फिर जो भी ऑपरेशंस में बंदे होते हैं। ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री में वही मेजरली टेक्निकल या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं। और जो प्रोडक्शन वाले एरियाज़ होते हैं, जैसे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई, बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, तो यहाँ पे भी ऑपरेशन मैनेजर होते हैं। तो उन्हें क्या करना होता है भाई, सप्लाई चेन जो होता है ना उनका पूरा सिस्टम, लाइक रॉ मटेरियल है कि नहीं है, रॉ मटेरियल होगा तभी तो आगे का कोई माल बनेगा, मतलब आगे का कोई प्रोडक्शन होगा, है ना। और पूरा जो प्रोडक्ट लाइन चल रही है, मतलब शुरुआत से लेके एक गाड़ी का मान लो शुरुआत में जो चेसिस रहती है, मतलब चेसिस मतलब जो नीचे का पॉइंट रहता है जहाँ पर वो सारा का सारा उसके ऊपर असेंबल होता है, वो सारा का सारा सिस्टम, सारे के सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं, उन सारी की सारी स्मूथ फंक्शनिंग होनी की चाहिए, है ना। और जो उनको बनाने वाले हैं कौन, ह्यूमन रिसोर्सेज एम्प्लॉयज़ हुए, जो लेबर्स हुए, वो अवेलेबल है कि नहीं, आए हैं कि नहीं, ये सारे की सारी स्मूथ फंक्शनिंग करके रखनी होती है। लाइटिंग का, उसका जो मशीनरी है, उनका इक्विपमेंट्स का, हर चीज़ का। तो ये इनका मेन काम है कि भाई स्मूथ फंक्शनिंग चलती रहे, जो भी हमारी कंपनी है या जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। अब आप ऑलमोस्ट समझ चुके होंगे कि इनका काम क्या है। ठीक है, ये स्पेशली जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसमें ज़्यादातर ये इन बंदों को हायर किया जाता है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ना इतना रहता नहीं है, क्योंकि मान लो 15-20 एम्प्लॉई हैं, 100-200 एम्प्लॉई में, तो वहाँ पे इतना चाहिए भी नहीं होता है ऑपरेशन मैनेजर। लेकिन मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंडिया में, तो बहुत सारे ऑपरेशन मैनेजर चाहिए होते हैं, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट देखते हैं वो लोग। बहुत सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हुआ, HR डिपार्टमेंट हुआ, फाइनेंस डिपार्टमेंट हुआ, इन सब में कोऑपरेशन बना के रखते हैं ऑपरेशन मैनेजर। ठीक है, तो अब आप ओवरऑल समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये ओवरऑल क्या काम करते हैं। अब बात करते हैं, दिस इज ए 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। 2 साल का MBA प्रोग्राम होता है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है। ठीक है, इसमें आपको 4 सेमेस्टर में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट ईयर 2 सेमेस्टर में, सेकंड ईयर 2 सेमेस्टर में। ठीक है, टू मेक मैनेजर्स बनाए जाते हैं टू कैन मैनेज ऑर्गेनाइजेशन डे टू डे एंड एक्टिविटी एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया, जो भी डे टू डे एक्टिविटी चल रही होती है ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे सर्विस इंडस्ट्री में या कहीं भी जो कंपनीज के तौर पे होती हैं, उनको अच्छे से मैनेज करने के लिए, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आ गई या फिर प्रॉब्लम आने से पहले ही उसको मैनेज कर लेने के लिए, ठीक है, तो उससे रिलेटेड पहले ही तैयारी कर लेते हैं। तो ये काम होता है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक है, इसमें देखिए गाइज, सिंपल सी बात है, जो ओवरऑल कोई भी MBA प्रोग्राम है, स्पेशलाइजेशन है, आपको MBA में एडमिशन लेने के लिए 50% आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए, एग्रीगेट मार्क्स मतलब, है ना। ओवरऑल 50% आपके ग्रेजुएशन मार्क्स होने चाहिए, इतना काफ़ी है। उसके बाद डिपेंड करता है आपके कॉलेज के ऊपर कि वहाँ कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपका वैलिड स्कोर होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स है लाइक कैट, मैट, CMAT, ZET एंड ZMAT। ZMAT हो गया अगर आप अब्रॉड से करना चाहते हैं, मतलब देश के बाहर से अगर अपना MBA करना चाहते हैं तो। और ये सारे के सारे जो एंट्रेंस एग्जाम है, इनके बारे में हमने डिटेल में वीडियोस बना रखी हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट वाले एरिया में जाइए, वहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम्स के नाम से सारी की सारी ये एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर डिटेल में वीडियोस अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं उनको, अच्छी डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं गाइज सिलेबस के बारे में। देखिए, फर्स्ट ईयर में होता है ना कि जो भी MBA का स्टूडेंट होता है, चाहे किसी स्पेशलाइजेशन से हो, उसे मोस्टली कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। उन्हें सबको सेमली ट्रीट किया जाता है, अच्छे से समझाया जाता है कि पूरा सिस्टम है क्या। कई सारे कॉमन सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं, उनमें से सबसे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट,
मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है, ऑलमोस्ट हर किसी को जानना चाहिए कि मार्केटिंग चलती कैसे है, क्योंकि शुरुआत से लेकर लास्ट तक ये बहुत बड़ा साइकिलिक प्रोसेस है। ठीक है, हमने पूरी की पूरी एक सीरीज़ बना रखी है जिसमें समझा रखा है आपको, करीब करीब 30 के आसपास वीडियोस हैं जिसमें समझा रखा है कि हाउ मार्केटिंग वर्क, आप कैसे एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अगर चाहो तो आप प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप मार्केटिंग मैनेजमेंट के नाम से आप चाहो तो उसे देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी आपको नॉलेज आएगी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी कैसे तैयार किया जाए, कैसे अपने ब्रांड को प्रमोट किया जाए, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल चीज़ें हैं, बहुत सारी हैं, देख लीजिए। फिर आता है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कैसे ह्यूमंस को मैनेज किया जाए, जो लेबर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी में, उनको कैसे मैनेज किया जाए, उनको ट्रेनिंग कैसे दी जाए, ऑनबोर्डिंग कैसे कराई जाए। ठीक है, उनको सैलरी किस टाइम पे प्रोवाइड करानी है, अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो गया है आपस में तो सॉल्व कैसे करना है, या फिर ऐसा माहौल बना के रखें कि कोई कन्फ्लिक्ट ही ना हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। फिर आ गया बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में फोकस होता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो सर्विस रिलेटेड हो या प्रोडक्शन रिलेटेड हो, आप कम्युनिकेट कैसे करोगे एक दूसरों से, है ना, स्टेज पे खड़े होके कैसे बोलोगे, कैसे किस टाइप के कपड़े पहन के आओगे, ये सब एक कम्युनिकेशन का जरिया होता है। अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हो तो सामने वाला अपने आप महसूस करता है, पॉजिटिव एनर्जी महसूस करता है कि हाँ भाई ये बंदा कुछ जेन्युइन बंदा है, मतलब अच्छा बिहेव हो रहा है ना। अगर आप वही मतलब सोच लो कैसे भी ऊट पटांग से कपड़े पहन के आ गए तो आपका नेचर दिखाई देता है, उससे बंदा सामने वाला आपको जज करना शुरू कर देता है। वैसे तो हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन ह्यूमन है, ह्यूमन तो मानेंगे नहीं भाई, करते ही हैं। ठीक है, फिर आता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस में आपको फाइनेंस रिलेटेड टर्म्स जितनी भी होती हैं, फाइनेंस कैसे होता है, किस टाइप से फाइनेंस को यूज़ किया जाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, कैसे किस टाइम पे कौन सा कैपिटल यूज़ किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आता है अकाउंटिंग। एक अच्छे मैनेजर को बैलेंस शीट देखनी आनी चाहिए। अगर आप बैलेंस शीट देखना समझते हो तो काफ़ी बड़े बड़े डिसीजंस इजीली ले पाओगे, आपको समझ आता है, क्योंकि बैलेंस शीट में बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, उससे बहुत सारे मेजर डिसीजन लिए जा सकते हो। तो अकाउंटिंग आपको समझना जरूरी है। इकोनॉमिक्स समझना भी ज़रूरी है, जो इन्वायरमेंट चल रहा है, कैसे हमारी इकोनॉमी वर्क करती है, कैसे पूरे इंडिया की इकोनॉमी वर्क करती है। और इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना तो ऑलमोस्ट इंटरनेशनल लेवल पे भी सोच पाओगे कि दूसरे देशों में जो व्यापार चल रहा है उससे आपके व्यापार में क्या इफेक्ट पड़ सकता है, या फिर जो आपके व्यापार चल रहा है उससे आपके देश में जो चीज़ें चल रही हैं उसके कारण आपका जो बिजनेस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये ऐसे ही बहुत सारे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस सेकंड ईयर की। ठीक है, सेकंड ईयर में आपको ये कुछ आपके जो सिलेक्टिव जो स्पेशलाइजेशन है ना उससे रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। तो वहाँ पर आपको सिलेक्ट करने होते हैं कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो कि आपकी मेन फोकस होंगे आपके स्पेशलाइजेशन के ऊपर। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको दे रखे हैं। आपके कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो अपग्रेड करके कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिर ये आ जाता है, देखिए सबसे पहले डिमांड एंड बिजनेस फोरकास्टिंग। इसमें फोरकास्टिंग करी जाती है कि डिमांड क्या रह सकता है, बिजनेस के आगे का मतलब फ्यूचर क्या रह सकता है, ये सारी चीज़ों पर वर्क किया जाता है। फिर लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो भी लॉजिस्टिक का वर्क है, जो भी आपका बिजनेस का प्रोडक्शन होता है या फिर कोई सर्विस इंडस्ट्री है, तो पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन है उसको अच्छे से कैसे मैनेज करके रखा जाए। इन्वेंट्री कंट्रोल वही रॉ मटेरियल हो गया या फिर प्रोडक्शन में कितना चीज़ें हैं, कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, ये सारा का सारा इन्वेंट्री मैनेज की जाती है। बहुत सारे सिस्टम होते हैं, उसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं, आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, फिर आता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जो भी आपका प्रोडक्ट बन रहा है। देखो ऑपरेशन मैनेजर के तौर पे आपका एक काम है कि अगर आपकी कंपनी में कोई कार बन रही है तो उसकी क्वालिटी कैसे बन रही है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं, तो ये सारा एश्योर करना एक ऑपरेशन मैनेजर का वर्क होता है। फिर आ जाता है ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ें रिसर्च करनी पड़ती हैं, कैसे आप अपने वर्क को और अच्छा कर सकते हो, उससे रिलेटेड रिसर्च करनी होती है। अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आपको देखना होता है कि भाई मैं क्या क्या चीज़ें नई बदलाव कर सकता हूँ या कुछ इंप्लीमेंटेशन कैसे कर सकता हूँ, ये सारी रिसर्च हो सकती है। और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें, आपको डिटेल में जब पढ़ोगे तो मजा आएगा। फिर आता है बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट। पॉलिसीज पढ़ने को मिलती हैं, कैसे स्ट्रेटेजी को मैनेज किया जाए वो सब समझ आता है। ERP, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इंटरप्राइज के लिए रिसोर्स प्लानिंग करके रखना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसके कई सॉफ्टवेयर भी होते हैं। आप चाहो तो बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो पढ़ाते भी हैं, ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हो। और आपका जो कॉलेज होगा ये जब आपको पढ़ाएगा तो इस सब्जेक्ट में बड़ा अच्छा मज़ा आता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में आप जब जाओगे, मान लो आपकी कंपनी है इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर रही है, तो आप उसको कैसे मैनेज करके रखोगे अच्छे से, ये भी एक ऑपरेशन मैनेजर का वर्क होता है। तो ये सारे के सारे आपको सब्जेक्ट्स कुल मिला के पढ़ने को मिलते हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, ताकि आपको कुछ आइडिया मिल जाए। अब बात कर लेते हैं गाइस जॉब्स की। देखिए जॉब्स का ऐसा फंडा है ना कि जॉब्स
जो भी ऑलमोस्ट सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब मिल सकती है। जब मैंने पहले एग्जांपल दे दिए हैं कि सर्विस इंडस्ट्री भी है, वहाँ पे भी ऑपरेशन मैनेजर्स के काम होते हैं, और जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे भी ऑपरेशन मैनेजर की ज़रूरत होती है। तो इसमें कोई भी इंडस्ट्री आ सकती है, हॉस्पिटल आ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आ सकते हैं, ठीक है, आपके बैंक्स भी आते हैं, बैंक्स और इंश्योरेंस एजेंसीज़ भी आती हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी आ सकती हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज़ भी आ सकती हैं, माइनिंग वाली भी आ सकती हैं, कहीं भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको ऑलमोस्ट हर जगह जॉब्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब इसमें पोजीशंस की बात कर लेते हैं कि पोजीशंस आपको कौन कौन सी मिलती है। देखिए, ऑपरेशन मैनेजर, एरिया ऑपरेशन मैनेजर, जनरल ऑपरेशंस मैनेजर, प्लांट मैनेजर, लॉजिस्टिक मैनेजर, इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजर, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड चीज़ें हैं ये। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ ना टाइटल होते हैं, तो इंसान को ना वैसे टाइटल के पीछे मत भागना चाहिए, अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, स्किल्स बढ़ाओ। ये सारी चीज़ें तो बाय प्रोडक्ट होती हैं, सैलरी हुई या फिर ये पोजीशंस हुई, ये सारी बाय प्रोडक्ट होती है। अपनी स्किल्स में वर्क करोगे, आपको अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने को मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ, मेरा तो खुद का ये प्लान रहता है कि भाई जब भी पढ़ो ना, तो ये सोच के पढ़ो कि मेरे को जॉब नहीं करनी, मेरे को मतलब खुद का कुछ करना है। जब आप खुद का कुछ करना सोच के पढ़ोगे ना, तो आप मन लगा के पढ़ोगे, आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा और आप क्रिएटिव सोचोगे, समझ रहे हो, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू करोगे, नए नए आइडियाज़ आएंगे आपके दिमाग में। तो ऐसे पढ़े करो। अब बात कर लेते हैं सैलरी एंड फीस की। तो सैलरी मैंने आपको बताया कि भागना नहीं चाहिए, तो सैलरी डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स एंड नॉलेज। आपके स्किल्स एंड नॉलेज के पीछे ही डिपेंड करता है आपका सैलरी, ठीक है। कॉलेज भी एक हद तक मैटर करता है, लेकिन अगर आप टॉप कॉलेज में भी हैं और आपके पास स्किल्स नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा, आप रिजेक्ट हो जाओगे, है ना। तो स्किल्स एंड नॉलेज इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एवरेज कॉलेज में भी हो तो भी अगर आप स्किल्स एंड नॉलेज पे अपनी वर्क करते हो, तो शुरुआत में बेशक आपको उतना पैकेज वाली जो बात करते हैं लोग, सैलरी की, सैलरी ना मिले, लेकिन स्किल्स नॉलेज है तो आप अपने करियर में बहुत ही ऊंचाइयों पे पहुंचोगे, ठीक है। ये होगा गाइस सैलरी की बात। अब फीस की बात कर लेते हैं। देखो, फीस डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज, क्योंकि देखो फीस के बहुत सारे ऊपर नीचे मामले हैं। आप कौन सा कॉलेज चूज़ करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। टॉप कॉलेज में भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि आपका काफ़ी कम फीस लेके भी आपकी MBA कंप्लीट कराते हैं। टॉप कॉलेज की बात कर रहा हूँ, FMS दिल्ली देख लीजिए, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, है ना। अगर नाम गलत बोल दिया हो तो सॉरी उसके लिए, वैसे मैंने सही बोला है मेरे को लगता है। तो ये काफ़ी अच्छा एक फैकल्टी FMS दिल्ली काफ़ी अच्छा कॉलेज है, जो कि काफ़ी कम फीस में आपकी MBA कंप्लीट हो जाती है। कभी आपने सुना हो इसके बारे में तो देख लीजिएगा, टॉप 10 कॉलेज में शायद आता है ये, है ना। और ऐसे भी कॉलेज हैं जो कि भाई टॉप में होते हैं, बहुत हाई फीस है। तो डिपेंड करता है आपके कॉलेज के ऊपर कौन सा आप कॉलेज चूज़ करते हो। अगर टॉप 50 में कोशिश करिएगा, अगर नहीं हो पाता है तो अपने स्टेट लेवल पे जो भी आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज हैं उसमें एडमिशन ले लीजिएगा, काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो गाइज़, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में से काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि भाई ऑपरेशन मैनेजर होता क्या है, या फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जॉब्स, है ना, सैलरी वगैरह। सैलरी वही मैंने बता दिया कि भागना नहीं चाहिए सैलरी के पीछे, स्किल्स के ऊपर वर्क करो। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि मुझे पता है कि आपको अच्छा लगा है। अगर नहीं लगा है तो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स, क्वेश्चंस पूछिए कि आपको क्या और इन्फॉर्मेशन जाननी है। मैं कोशिश करूंगा उस पर ऊपर वीडियो बनाने की, या फिर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा, है ना। और अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। अगर आप कोई पेरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को तो अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। मिलता हूँ गाइज अगली वीडियो में। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पे, एक बार देखिए तो सही, है ना भाई, पूरा देखिए एक बार हमारे चैनल पे क्या क्या वीडियोज़ हैं। जो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।